गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, एजुकेशन और रिलीजियस बिलीव्स जो थे बिटवीन 800 और 1200 के बीच में। ठीक है। ऑल्दो जो है ना, वी हैव नॉट येट स्टडीड जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में हुई है 1000 से 1200 के बीच में, और जो एंटायर पीरियड है फ्रॉम 800 से 1200 का, मेनी रिगार्डेड एज कि ये वन फॉर द पर्पस ऑफ जो इकोनॉमिक, सोशल लाइफ और रिलीजियस बिलीफ को स्टडी करने के लिए। जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ आइडिया, जो बिलीफ चेंज हुए वो मच मोर स्लोली देन पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ इतनी चेंज हुई, एक डायनेस्टी 200 ईयर्स तक कर रही थी, ठीक है, रूल। बट जो इकोनॉमिक, सोशल आइडियाज़, बिलीफ चेंज हुए हैं वो मच मोर स्लोअर हैं देन पॉलिटिकल लाइफ। दैट इज़ वाई जो बहुत सारे अर्लियर फीचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं 9th सेंचुरी से, वो कंटिन्यू रहे इस पीरियड में भी। जो 800 से 1000 के बीच में या 700 से थे, वो 1200 तक कंटिन्यू करते रहे। एट द सेम टाइम देयर वर जो नंबर ऑफ नए फैक्टर्स भी हैं जो इस पीरियड को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, अगर हम अर्लियर वन से देखें, एंशिएंट टाइम में देखें। ठीक है। जनरली स्पीकिंग नए एलिमेंट्स एज वेल एज जो एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटीज़ हैं वो हर हिस्टोरिक पीरियड में मिलते हैं, लेकिन जो उसका एक्सटेंड कितना हुआ है, उसकी डायरेक्शन किस में जा रहा है, वो चेंजेस जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। जैसे ट्रेड और कॉमर्स की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, स्पेशली जो ट्रेड और कॉमर्स की थी कंट्री में इस पीरियड में, वो मैटर ऑफ डिबेट है बहुत सारे हिस्टोरियंस के लिए। बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं इस पीरियड को एक स्टेगनेशन और डिक्लाइन, कि बड़ी रुकी हुई इकोनॉमी थी, पॉवर्टी थी, और कॉन्स्टेंटली जो है इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी। और एज सेट बोथ बाई, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड की बात करो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात करो, विद इन कंट्री में भी डिक्लाइन हो रहे थे। बड़े बड़े छोटे टाउन्स जो हैं वो कम होते जा रहे थे, ग्रेटर लोकलिज्म और रीजनलिज्म पैदा हो रहा था, तो वर्चुअल एब्सेंस था। और वर्चुअली गोल्ड कॉइन तो मिल ही नहीं रहे थे टिल द 10th सेंचुरी, और इसे कंसिडर किया जाता है एक प्रूफ इस बात का। वी कैन हार्डली एग्जामिन हेयर ऑल दीज पॉइंट इन डिटेल। सफाइज इज़ टू से कि जो रोमन एम्पायर जो फॉल हुआ, वो डिड नॉट, उसने कोई सीरियस इम्पैक्ट जो है इंडिया के ट्रेड पे नहीं डाला वेस्ट के साथ। सिंस टू लार्ज एम्पायर जो बाजेंटाइन एम्पायर है, वॉज इट बेस इन जो कंस्टेंटिनोपल में था, और जो ससनैद एम्पायर था जो ईरान में था, वो इस पीरियड में बड़े राइज हुए। और बोथ ऑफ देम जो है, और दोनों का बड़ा कीन इंटरेस्ट था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, इंडियन ओशन में ट्रेड करे। ठीक है। आफ्टर जो है ना, आफ्टर द राइज ऑफ जो अरब एम्पायर है 7th सेंचुरी में, और अरब ने जो एक्सपैंड किया ट्रेड वेस्ट टू इंडिया और साउथ एशिया में और चाइना में, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं मिलता बिलीव करने का कि इंडिया ट्रेड जो था, इंडियन ट्रेडर जो थे उनको एक्सक्लूड हुआ था या बाहर निकाला हुआ था ट्रेड से, कि वो एक्सपैंड नहीं कर पाए। फिर भी जो गोल्ड एंड सिल्वर है ना, वो कंटिन्यूसली जो है इंडिया में आते रहे उसके फेवरेबल ट्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी बड़ी थी, हम बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए इंडिया जो है उसे कंटिन्यूसली कंसीडर किया जाता था एक कंट्री जो फुल ऑफ गोल्ड और सिल्वर है। और हिंस जो अट्रैक्टिव प्राइजेस जो थे फॉरेन के, वो तभी तो इन्वेड कर रहे थे ना, और ट्रेड भी कर रहे थे, और फॉरेन जो बहुत सारी आर्मीज थी वो इंडिया को इन्वेड भी कर रही थी। अब क्यों गोल्ड और सिल्वर्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग, गोल्ड एंड सिल्वर्स को क्यों यूज़ किया जाता था टेम्पल्स और पैलेसेस को डेकोरेट करने के लिए, या ज्वेलरीज, या सिंपली भरी किया जाता था फर्नीचर यूज़ के लिए, एंड नोट कॉइन्स और के लिए नहीं यूज़ किया गया। कॉइन्स में नहीं यूज़ किया गया, बाकी मल्टीपल हर जगह जो है गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जा रहा था। कोई भी एंशिएंट मेडिवल टेम्पल देखो कितना सोना होता था। ये क्वेश्चन जो है ना, जिसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमारे पास नहीं है, कि कॉइन्स में नहीं यूज़ हुआ इस पीरियड में, लेकिन टेम्पल्स में, ज्वेलरीज में, बड़े बड़े किले जो बनाए महाराजाओं ने, अपने पैलेसेस बनाए, उसमें था। वी हैव सीन हाउ कैसे एक लार्ज नंबर ऑफ स्टेट जो हैं वो इंडिया में इस पीरियड में उभर के आई। हम चालुक्यास की, चोलास की बात की हमने, राष्ट्रकूटास की बात की, पालास की, गुर्जर प्रतिहारास की, पांड्या, चेरास, और ग्रोइंग पावर और अथॉरिटी जो थी वो सुपीरियर थी, राइट ऑफ लैंड। बहुत सारी किंगडम्स ने एक्सपैंड किया एग्रीकल्चर को, बिल्डिंग बर्न्स, वेल्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाकर। कुछ इंस्टेंसेस पे बंगाल, सिंध और तमिल कंट्रीज़ में इन ऑर्डर टू अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रूलर्स ने इनवाइट किया ब्राह्मण्स को कि वो आके उसकी किंगडम में रहें। उन्हें ग्रांट फ्री लैंड दी, रेंट फ्री लैंड दी, ग्रांट्स दी, लैंड फ्री रेंट, जिन पे कोई किराया नहीं, मुफ्त में ज़मीनें दी ताकि वो हमारे किंगडम में आके रहें।
क्योंकि ये बल्क ऑफ लैंड्स जो थी वो अनकल्टिवेटेड थी, उन पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती। बहुत सारे ट्राइब्समैन्स जो थे या नोमैड्स थे या कैटल रेरर थे या फूड गैदरर थे, उन्हें इंड्यूस किया गया कि वो एक जगह पे रहें, एक जगह पे सेटल हों और एग्रीकल्चर करें इन लैंड पे जो ये अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी हुई है, ये जो बैरन लैंड्स हो गई हैं, इनको सेटल होने के लिए कहा, जो इधर उधर घूम रहे। इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ कल्टीवेशन का, और इसी ने जो है ये समंताज और चीफ की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि उनके अंडर और लोग आए जो सेटल हो गए हैं और रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा। हमें ये भी नहीं, हमें वी डू नॉट नो कि ये इम्पैक्ट इस डेवलपमेंट का इंटरनल ट्रेड पे क्या हुआ, लेकिन ये जो छोटे छोटे कस्बों का, टाउन्स का, शहरों का जो है ना ग्रोथ हुआ ना, इसने क्या किया कि लोकल ट्रेड को और केटर किया और लोकल ट्रेड बढ़ा, और इसी के साथ जो लोकल सेल्फ सफिशिएंसी भी, कि लोग खुद आत्मनिर्भर हो गए। ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैंड इन हैंड चलती रही लोकल ट्रेड के साथ। नॉर्थ इंडिया में इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तो कम हुआ विद इन कंट्री। अपेरेंटली क्या हुआ कि इससे जो है ट्रेड गिल्ड्स और शिरनीज भी डिक्लाइन हुए या संघs, जिन्हें अक्सर कंसिडर किया जाता है कि वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके अपने रूल ऑफ कंडक्ट से, अपने हिसाब से चलाते हैं। मेंबर जो हैं वो लीगली बाउंड हैं कि वो एक दूसरे को मानेंगे कानूनी तौर पर, और वो इंटाइटल्ड हैं कि वो किसी को पैसा दे सकते हैं या पैसा उधार ले सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं इंडॉर्टमेंट। अब डिक्लाइन होने के बाद जो दूर का ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड और कॉमर्स, ये बॉडीज़ जो है ना अपनी फॉर्मर इंपॉर्टेंस खो चुकी हैं, जो हम ऊपर बताते थे। हमें कुछ फ्यू रेफरेंसेस मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में इस पीरियड में कि गिल्ड्स रिसीव करते थे एंडोनमेंट। अब इस कोर्स ऑफ टाइम में जो पुरानी शिरनीज थी वो इमर्ज हुई एज ए सब कास्ट इंडियन कल्चर, इंडियन जो है हिंदुइज्म के ब्राह्मणिज्म के बीच में नई कास्ट उभर के आई। फॉर एग्जांपल जो देवदास शिरनी थी, जो एक गिल्ड थी, वो एक सब कास्ट बन गई वैश्यास के अंदर, जो बिजनेसमैन लोग थे। जैनिज्म ने जो है वो पैट्रोनाइज किया मर्चेंट सेक्शन को, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो ये ज़्यादा बिजनेसेस करते थे, इवन एग्रीकल्चर भी नहीं करते थे, क्योंकि उससे भी जो है किसी पशु पक्षी को जो है, कीड़े मकोड़ों को जो है मार सकते हैं। उन्होंने भी रिसीव किए, ऑल्सो रिसीव्ड सेटबैक नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया की ये हालत है। इन टर्म ऑफ जो धर्मशास्त्र है जो लिखा गया है इस पीरियड में, एक बैन डाला गया ट्रैवल पे बियॉन्ड द एरियाज जो मुंजा ग्रास डज नॉट ग्रो और वेयर द ब्लैक गजाल डज नॉट रूम, है ना, दैट इज आउटसाइड इंडिया प्रॉपर। तो धर्मशास्त्र ने एक ये रोक टोक लगा दी कि जहाँ ग्रासेस, जहाँ घास नहीं उगती है, जहाँ काली वो ब्लैक गजाल नहीं घूमती, वहाँ उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो इंडिया नहीं है। बैन लगा दिया इस पीरियड में जो धर्मशास्त्र है। और फिर ट्रैवल जो है, जो सॉल्ट सी है, ये जो बड़े समुंदर है नमकीन पानी वाले, इसको कंसीडर किया जाता था पोल्यूटेंट, एक गंदा है। तो इस पे भी ये बैन जो है वो बड़ा सीरियसली लिया गया, और इसके अकाउंट भी मिलते हैं इंडियन मर्चेंट, फिलोसफर और मेडिकल मेंस और क्राफ्ट पर्सन जो विजिट करते हैं बगदाद या अदर मुस्लिम टाउन में वेस्ट एशिया में इस पीरियड में। परहैप्स ये बैन इसलिए था, ये सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था। अब हमें ये भी तो मिलता है ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो बगदाद में गए हैं, वो अब्बासाइद डायनेस्टी में उधर जाकर आए हैं, फिलोसफर्स, मेडिकल मेंस, तो शायद ये ब्राह्मण्स के लिए सिर्फ था, या मेंट या डिस्करेज करने के लिए कि ज़्यादा इंडियंस जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में ना जाएं, वेस्ट में, या बुद्धिज़्म में ना जाएं, ईस्ट में, के फेयर था कि वहाँ से वो लोग बहुत से हेरेटिकल जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं वो लेके आएंगे जो एम्बैरेसिंग और अनएक्सेप्टेबल हैं ब्राह्मण्स को, रूलिंग ग्रुप्स को। तो शायद यहाँ लोग आके इंटरमिंगल हो जाएंगे, या कन्वर्जन का उनको डर था, ये भी हो सकता है। अब बैन था सी ट्रैवल पे, इसका ये मतलब नहीं, ये इंटरफेयर नहीं किया इंडिया का ग्रोथ जो हुआ ट्रेड में, ओवरसीज ट्रेड जो बाकी मुल्कों के साथ, जैसे साउथ एशिया और चाइना के साथ। एक ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन जो साउथ इंडिया और कंट्रीज जो साउथ एशिया के साथ है वो स्टेट की गई है 6th सेंचुरी ऑनवर्ड, बड़ी लार्ज नंबर पे। तो जो ग्रोइंग जोग्राफिकल नॉलेज थी कंट्रीज़ की और एरियाज़ की, ये भी रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर में। एक पिकुलर फीचर है लैंग्वेज ऑफ एरिया और उनकी ड्रेसेस, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, कैसे वो ज़ुबानें बोलते हैं, ये भी मेंशन है बुक में इस पीरियड की। जो हरिसेना की जो है बृहद कथा है, बृहद कथा घोष है जो हरिसेना की। अब बहुत सारी स्टोरीज जो है एडवेंचर, जो इंडिया के मर्चेंट्स की, जो मैजिकल वाटर के एरियाज़ की जो स्टोरीज़ हैं, जो सिंदबाद के सेलर्स, ये सारी बड़ी फेमस होने लगी। इंडियन मर्चेंट ने ऑर्गेनाइज़ किए, वेर ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड, और मोस्ट फेमस जो था उनमें था मणिगर्मन और नंदेसी, जो एक्टिवली जो है अर्लियर टाइम्स में थे,
ये गिल्ड्स जो है एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज जो इंगेज किया इन्होंने रिटेल में, होलसेल ट्रेड किया बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और उन्हें हैंडसम ग्रांट्स भी दी टेम्पल्स को इन गिल्ड्स ने, जो एक सेंटर ऑफ सोशल और कल्चरल लाइफ था उस टाइम मंदिर। कभी कभी एडवांस मनी भी दिया ट्रेड के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो है ना वो सेटल डाउन हो गए इन कंट्रीज़ में। सम ऑफ देम उन्होंने वाइफ्स भी वहीं ले ली, शादी कर ली लोकल पॉपुलेशंस में। अब प्रीस्ट ने फॉलो किया ट्रेड, फॉलो द ट्रेडर्स। इन दिस वे बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म रिलीजियस आइडियाज़ जो है इंट्रोड्यूस हुए इन एरियाज़ में। बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बड़ौदा के जावा में, हिंदू टेम्पल है अंगोकोर वार्ड में कंबोडिया में। ये टेस्टिफाई करता है किस तरह से ये दोनों रिलीजन जो है स्प्रेड हुए इन एरियाज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में। कुछ जो रूलिंग फैमिलीज थी इन एरिया के वो सिमू हिंदुआइज्ड थी, मतलब बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म दोनों को कहीं ना कहीं फॉलो और पैट्रोनाइज करते थे। उन्होंने इस ट्रेड और कल्चर के जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको वेलकम भी किया। इस वे में कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर जो है वो मिंगल हुआ है लोकल कल्चर्स के साथ, तो एक नया लिटरेरी और कल्चरल फॉर्म जो है वो इन एरियाज़ के साथ बना है, जो चाइना और हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। कुछ ऑब्जर्वर ये भी सोचते हैं कि जो मटेरियल प्रोस्पेरिटी जो साउथ ईस्ट एशिया में आई कंट्रीज़ में, जो ग्रोथ हुआ सिविलाइजेशन को, जो एस्टैब्लिश हुई बड़ी बड़ी स्टेट, वो किसका बेसिस है? जो लार्ज नंबर, जो मेजर ऑफ जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन टेक्निक का और इरिगेशन जो राइस कल्टीवेशन से, उससे भी जो है कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो हैं वो प्रॉस्पर हुए। और जो चीफ इंडिया का पोर्ट था जो जावा के लिए सेल और सुमात्रा के लिए करते थे, वो कौन से थे? जैसे तामलुक है बंगाल का, जिसको ताम्रा लिपिति कहते हैं। बहुत सी स्टोरीज में पीरियड में मर्चेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करने लगे। सुवर्ण नपविदा एक मॉडर्न इंडोनेशिया है, और कथका जो केड़ा है मालिया में। तो ये मेजर पोर्ट्स बन गए 14th सेंचुरी राइटर्स जो हैं, ठीक है। कथा एक केड़ा जिसको बोलते हैं मालिया में, या तम्रलिपिति है, ये कहाँ पे? बंगाल में पोर्ट है। ये नाम याद रखना। 14th सेंचुरी राइटर्स जो हैं जावा के, वो स्पीक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम जम बुद्ध वीपा इंडिया के बारे में, कर्नाटका साउथ इंडिया, गोद जो है बंगाल के बारे में, जो बहुत इंक्रीजिंगली बहुत नंबर्स में जो है बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े जहाज़ आ रहे हैं। ट्रेड गुजरात का भी इसमें पार्ट लेता है, ट्रेडर्स जो ऑल्सो टेक पार्ट। अब ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रोस्पेरिटी चाइना जो है एक मेन फोकस बन गया ट्रेड का इंडियन ओशन में। चाइनीज़ जो है वो कंज्यूम करने लगे लार्ज क्वान्टिटी में स्पाइसेस, जो इम्पोर्ट होती थी साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया से। यहाँ से आइवरी इंपोर्ट होती थी, जो बेस्ट केम जो अफ्रीका से आती थी, ग्लास के काम जो वेस्ट एशिया से आते थे। टू दीज वेयर ये इन्होंने जो मेडिकल हर्ब्स, लैक्स, इंसेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ जो रेयर कमोडिटी थी जो जनरल प्रोड्यूस होता था अफ्रीका, वेस्ट एशिया में, मालाबार में, साउथ एशिया में। तो बहुत सारे चाइनीज़ शिप्स वो जो है मलक्कूज़ जो है, जिसको मलक्का भी कहते हैं साउथ, इससे बियॉन्ड नहीं जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेजिंग सेंटर बन गया। जो चाइना और वेस्ट एशिया और अफ्रीका है ना, इसके बीच के ये जो है ना, ये बड़े एक सेंटर बन गए। ये ट्रेड उनके साथ करेंगे, वो यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे। स्पेशली जो तमिल कंट्री थी और कलिंगा जो मॉडर्न डे उड़ीसा और बंगाल है, उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल किया प्ले इस ट्रेड में, अलॉन्ग विद जो पर्शियन थे, और लेटर स्टेज में जो अरब्स भी आ गए। तो मच ऑफ द जो जितना भी ट्रेड चाइना के साथ होता था वो इंडियन शिप्स में होता था। टीक वुड ऑफ मालाबार, बंगाल, बर्मा की वो प्रोवाइड करते थे एक बेसिस, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग की। लकड़ियाँ भी बहुत थी। जो वेदर कंडीशंस थे वो भी एज सच नॉट पॉसिबल फॉर शिप्स टू सेल स्ट्रेट फ्रॉम मिडल ऑफ ईस्ट से चाइना में, ऐसे वेदर कंडीशंस भी नहीं थे। तो शिप को इंतज़ार करना पड़ता था बड़ा लंबा अरसा इन पोर्ट्स पे कि एक फेवरेबल हवा, विंड चले जो ब्लो करे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बिफोर मूनसून से पहले, और फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूनसून के बाद, ताकि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो पोर्ट्स हैं ना वो बड़े फिर जो है प्रेफरेबल बन गए इस पर्पसेस के लिए। जो मेन सी पोर्ट्स थे फॉरेन ट्रेड के लिए चाइना के साथ इस पीरियड में, वो वाज कैंटोन, और जिसको कॉन्फू कहते हैं, अरब ट्रैवलर कहते थे इसे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो इंडिया से चाइना गए सी रूट के थ्रू, ये चाइनीज़ क्रोनोलॉजी जो है हमें बताती है नंबर ऑफ जो इंडियन मंक्स जो हैं चाइनीज़ कोर्ट में गए टूवर्ड जो है क्लोज ऑफ जो 10th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी में, वो हाईएस्ट है चाइना हिस्ट्री में। अब चाइनीज़ अकाउंट जो है ना वो स्लाइटली जो अर्लियर पीरियड का वो हमें बताता है कैसे कंटोन रिवर जो है वो पूरी जहाज़ों से भरी हुई है इंडिया में, पर्शिया और अरबिया में, इंडियन पर्शियन और अरबियन जहाज़ों से। ये बताता है कि जो कंटोन इटसेल्फ जो है, ये देयर वर 3 हिंदू टेम्पल्स,
जहाँ इंडियन रहते थे। और प्रेजेंस ऑफ इंडियन जो है चाइनीज़ सी में ये टेस्टिफाई करता है टू बाई एक जापानीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक जो क्रेडिट देता है इंट्रोडक्शन जो कॉटन का हुआ जापान में टू इंडियंस जो थे जिन्होंने कैरी किया ओवर द कंट्री बाई ये ब्लैक करंट के द्वारा। तो इंडियन रूलर पर्टिकुलरली जो पाला सेना रूलर थे बंगाल के, जो पल्लवाज और जो चोलास थे रूलर्स इंडिया के, उन्होंने इंकरेज किया ये ट्रेड जो है और बड़ी बड़ी एम्बेसीज भेजी चाइनीज़ एम्पायर में। जो चोला थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन भी भेजा अगेंस्ट माल्या और नेबरिंग कंट्री ताकि वो ओवरकम कर सके जो इंटरफेरेंस हो रहा है ट्रेड का जो चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना में एम्बेसीज भेजी राजेंद्र फर्स्ट ने, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो ट्रैवल किए थे इंडियन शिप्स में। ये एविडेंसेस शो करता है कि बहुत सारी शिप यार्ड्स जो थे वो लोकेट थे वेस्ट कोस्ट में, इंक्लूडिंग जो गुजरात में भी। तो ग्रोथ जो इंडियन फॉरेन ट्रेड का हुआ वो बेस्ड ऑन जो है स्ट्रॉन्ग जो मैरिटाइम ट्रेडिशंस थे, जो शिप्स थी, इंक्लूडिंग जो शिप बिल्डिंग और स्किल और एंटरप्राइजेस था ट्रेड का। ये चाइनीज़ ट्रेड जो था वो बहुत फेवरेबल था जो कंट्रीज़ के लिए जो इंगेज थी उनके साथ जो कर रही थी। और मच ऑफ द जो 13th सेंचुरी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट भी करने की कोशिश की जो एक्सपोर्ट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर का चाइना से। इंडियन शिप्स जो ग्रेजुअली इन्होंने गेव वे टू अरब्स और चाइनीज़ शिप को कि वो और बड़े और फास्टर बने। हमें ये भी बताया जाता है चाइनीज़ शिप्स बड़ी बड़ी सर्वल स्टोरीज़ की होती थी और कम से कम 600 पैसेंजर्स को लेके चलती थी, अपार्ट फ्रॉम 400 सोल्जर्स जो हैं, जो 1000 के लगभग लोग जो है इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था ग्रोथ होना चाइनीज़ शिप का। यूज़ ऑफ मैरिनियर कंपास जो इन्वेंशन जो बाद में चाइना ने वेस्ट से लिया, ट्रैवल हुआ जो नहीं बाद में जो ट्रैवल हुआ चाइना से वेस्ट में भी जो अरब्स ने यूज़ किया। ऑलरेडी इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी पीछे चल रही थी इस पीरियड में। तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे वेस्टर्न एरियाज़ के और जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के वो थोड़े ग्रू स्टेडली। और इससे जो है ट्रेड जो है बस टेकन बाई साउथ इंडिया, बंगाल और गुजरात ने जो है लार्ज स्केल में ट्रेड किया। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का भी इन रीजन्स में, अगर आज भी आप देखोगे तो। ठीक है, लोगों की कंडीशंस कैसी थी? देखो कोई डिक्लाइन नहीं आया। किस तरह के लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, जो हैंडीक्राफ्ट थी एज ए टेक्सटाइल या लोग जो सोनार काम करते, सिल्वर या मेटोलॉजी लोहारे थे। इस पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर भी वो कंटिन्यू फ्लोरिश होता रहा, इन फ्लोरिशिंग कंडीशन में था। बहुत सारे अरब ट्रैवलर ने ये टेस्टिफाई भी किया है कि कितनी फर्टाइल लैंड सॉइल है इनकी। स्किल्स के बारे में इंडियन पीजेंट्स के जितना लिटरेरी वर्क इस पीरियड में यही बताता है कि मिनिस्टर, ऑफिशियल और फ्यूडल चीफ जो है वो ग्रेट ऑस्टेनिश और स्प्लेंडर बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे। दे अपीयर्ड द वे ऑफ किंग्स इन हैविंग के फाइन हाउसेज हैं और समटाइम 3 से 5 स्टोरी बिल्डिंग्स में। तो दे यूज्ड कॉस्टली फॉरगन अपरेल सच एज इंपोर्टेड वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते थे, चाइनीज स्किल का, कॉस्टली ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स जो सोने और चांदी की बनी हुई अपनी बॉडी पे लगाते थे जो बाहर से इंपोर्ट करते थे। वो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को मेंटेन करते थे अपने घरों में। वो ट्रेन करते थे डोमेस्टिक सर्वेंट्स को, नौकर जो उनके घर में होते थे उनकी देखभाल करने के लिए। वेन एवर दे मूव्ड आउट तो लार्ज नंबर ऑफ अटेंडेंट जो है उनके साथ चलते थे जब वो कहीं बाहर जाते थे। वो बड़े बड़े टाइटल लेते थे, महा, हमसा, महा, सम, महा, दाता, प्यति, क्या क्या। उनके कुछ और डिस्टिंक्टिव सिंबल होते थे, बैनर होते थे, डेकोरेटेड अम्ब्रेलास, छतड़ियाँ होती थी, याक टेल्स इन विस्की अवे। तो बड़े बड़े मर्चेंट्स जो है ना ऑल्सो अपीयर्ड द वे ऑफ किंग्स। कभी कभी ना वो बड़ी क्वाइट रॉयल लाइफ जीते थे, बड़े बड़े बिलियनियर जिनको कोत्सीवार कहते थे चालुक्यन एम्पायर में। वो बताते हैं कि बड़े बड़े बैनर्स होते थे रिंगिंग बेल के साथ और उनके घरों के ऊपर वो बड़े बड़े लार्ज हॉर्सेज उनके पास होते थे, एलिफेंट्स होते थे। मेन बिल्डिंग जो है वो उसके साथ में स्टेयर केसेस जिन पे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ठीक है, हैड ए टेम्पल ऑफ क्रिस्टल फ्लोर्स। और वॉल्स जो थी वो डेकोरेटेड थी, रिलीजियस पेंटिंग थी, इमेजेस थी इन क्रिस्टल्स में। वत्सुपाला और तेजपाला जो मिनिस्टर थे गुजरात में वो आर रेप्यूटेड टू हैव बीन द रिचेस्ट मर्चेंट थे उस टाइम के। वी कैनॉट हो एवर अज्यूम कि ये अबव जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इतनी प्रोस्पेरिटी हर जगह होगी, नहीं। वाइल जो फूड खाने की चीज़ें थी वो बड़ी चीप थी। बहुत सारे पुअर पीपल शहरों में रहते थे ताकि वो उन्हें जो है अब इनाफ खाने को मिल सके। ऑथर जो है रजत रंगनी का, जिन्होंने कश्मीर की जो है इन कश्मीर जो 12th सेंचुरी में रहते थे है ना, हैज़ देम इन माइंड के जब ही सेज के वेर एवर द कोटियर्स एट
fried meat and drank cooled wine perfumed with flower. Ordinary people had to content with rice and उत्पला सेक, एक वाइल्ड वेजिटेबल जिनका बड़ा कड़वा टेस्ट होता है. वहीं कहीं अमीर लोग ऐशो अशरत से रह रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, खाने बेहतरीन फ्राई मीट खा रहे हैं. वहीं गरीब लोग जो है सड़ा गला हुआ भी खा रहे हैं, कहीं सिर्फ चावल के साथ या सड़ी हुई कड़वी जो है जंगल की जो है वेजिटेबल के साथ भी रहना पड़ रहा है. तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं पूर मैन और वुमेंस की. सम ऑफ देम टुक, उन्होंने लाइफ ऑफ रॉबरी और प्लंडर की शुरू कर ली, चोरी, और क्योंकि उनका भाई पेट नहीं भर रहा तो क्या करेंगे वो लोग. जैसे जैसे विलेजेस में जो है पॉपुलेशन ग्रो करने लगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइव जो पीजेंट्स की हैं, जो लिटरेरी वर्क में काम कर रहे हैं, जिनको ग्रांट्स इंस्क्रिप्शंस में बताई जाती है, लैंड ग्रांट्स इंस्क्रिप्शंस में. तो कमेंट्री धर्मशास्त्र में ये बताती है कि रेट रेवेन्यू का कितना होगा, कितना डिमांड किया जा सकता है पीजेंट से एज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है. होएवर कुछ फॉर सम ऑफ द ग्रांट्स वी लर्न के लार्ज नंबर ऑफ जो एडिशनल सेस भी लगते थे, ग्रेजिंग टैक्स जो चराने वाले, टैक्सेस पाउंड के पानी भरने में. तो पीजेंट्स जो है ना उन्हें पे करने पड़ते थे ये टैक्सेस ओवर एंड अबव जो उनकी लैंड रेवेन्यू. सिर्फ ये नहीं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है, जो ज़मीन पे जो आपने एग्रीकल्चर उगाया है सिर्फ उसका, मल्टीपल टैक्सेस थे, इरीगेशन टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, तो मल्टीपल टैक्सेस का होता था. In addition, some of the grant given by grantees के right to levy और fixed और unfixed, proper और improper taxes जो peasants पे, ठीक है, परमिशन दी जाती थी किंग्स के द्वारा, बड़े लॉर्ड्स के द्वारा कि आप इतना कलेक्ट कर सकते हो. फिक्स भी होता था कभी कभी कि इतना ही करोगे, कभी कभी ज़्यादा भी होता था. कभी कभी फोर्स्ड लेबर, द पीजेंट्स ऑल्सो हैड टू रेंडर फोर्स्ड लेबर. किसी ने पैसा दिया तो आप उसका नहीं चुका पा रहे तो बिना जो है पैसा दिए, उसकी दिहाड़ी दिए, उसे ज़बरदस्ती काम भी करवाया जाता था, जिसको विश्ती भी कहते थे. तो कुछ केसेस में जो सेंट्रल इंडिया और उड़ीसा में हमें मिलता है, वी फाइंड सम विलेजेस, कुछ विलेजेस जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, डोनेट कर दी जाती थी, अलॉन्ग विद उसमें आर्टिशन हार्ड्स का हार्ड्समैन थे, कल्टीवेटर्स थे, जो उन मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लाइक सर्फ्स जैसे मेडिवल यूरोप में होते थे. ठीक है. तो लिटरेरी वर्क जो जिसमें हम ये भी देखते हैं कि द चीफ्स हेयर ऑफ चीफ्स रियलाइजिंग के मनी एक अपॉर्चुनिटी है, उन्हें खुद ऑफर की गई है. हमें राजपूत चीफ्स के बारे में बताया जाता है कैसे उन्होंने इतना पैसा बनाया. ठीक है. बर्ड फ्लाई कर करके, पिग डंग से. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं. ठीक है. तो टू दिस मेनी एडिड के फ्रीक्वेंट रिकर्सन ऑफ फेमाइन होते थे, वो जंगें लड़ी जाती थी, भुखमरी होती थी. इन वॉर्स जो है वो पानी के जो रिजर्वायर थे, जो पाउंड्स थे, उनकी डिस्ट्रक्शन होती थी. अच्छा, विलेजेस जला दी जाती थी. ठीक है. उनकी कैटल्स और उनके जो ग्रेन्स हैं उनको ज़बरदस्ती हथिया लिया जाता था. ठीक है. बड़े बड़े शहरों की तबाही होती थी, डिस्ट्रक्शन होती थी. ये एक नॉर्मल फीचर था इस पीरियड का. ठीक है. और सो मच सो दैट दे वर कंसिडर्ड लेजिटिमेट बाय द राइटर ऑफ दिस पीरियड. जो इस दौर के लेखक थे वो लोग इस चीज़ को सही मानते थे. तो जो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी हुआ, विच में भी कॉल्ड, जो एक फ्यूडल इंक्रीज हुआ, जो बर्डन था कॉमन पीपल पे वो इंक्रीज हुआ. तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं हम फ्यूडल बोल सकते हैं कि लॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, उनके अंडर बहुत लोग काम करते थे उनकी ज़मीनों में. तो इंक्रीज बर्डन जो कॉमन लोगों पे, वेरियस टैक्स को जो इंट्रोडक्शन हुआ, हमने देखा कि सिर्फ जो है लैंड रेवेन्यू नहीं होता था बल्कि मल्टीपल, जैसे ग्रेजिंग टैक्स है, ट्रेड पे टैक्स है. तो कॉमन पीपल पे बर्डन बहुत था. ठीक है. नेचर ऑफ सोसाइटी कैसे थे? अगर हम सोसाइटी का नेचर देखें तो नंबर ऑफ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इस पीरियड में इंडियन सोसाइटी में आए वो देखते हैं. वन ऑफ दीज के एक ग्रोइंग पावर ऑफ क्लास ऑफ पीपल, जैसे समंतास, रानक्स, रोहतास जो राजपूत हैं, उनकी पावर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई. और ये हमें बताते भी हैं बहुत सारे उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स. उनके ओरिजिन जो है डिफरेंट है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इंक्रीजिंगली पेड नॉट इन कैश बट असाइनिंग देम देयर लैंड रेवेन्यू बेरिंग विलेज. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बंदा काम कर रहा है हाई पोस्ट पे, अब उसको सैलरी नहीं मिल रही. ठीक है. उसको ज़मीन दी जाती है, ये विलेजेस 10 विलेजेस, आपको इससे आप जितना जो है क्या कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वही आपकी कमाई. अदर्स जो डिफीटेड राजास थे, हारे हुए जो उनके सपोर्टर्स थे, वो भी इंजॉय करते थे रेवेन्यू कुछ लिमिटेड एरियाज़ का. स्टिल अदर जो लोकल हेरिडेटरी चीफ थे या जो मिलिट्री एडवेंचरर्स जो जनरल्स थे, उन्होंने अपने लिए कुछ अपनी खुद से एक एरिया कार्व आउट कर लिया जो जीता अपनी आर्मी सपोर्ट के खिलाफ से. स्टिल जो अदर जो ट्राइबल और जो क्लेन लीडर्स थे, है ना, तो दिस एक हेरारकी थी अमंग देम.
डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की थी। ट्राइबल क्लेन लीडर्स के अलग है, जनरल्स की अलग है, हेरिडेटरी जो चीफ्स थे उनकी अलग है, समंताज की अलग है, ठीक है। लेकिन उनकी एक्चुअल पोजीशन थी ना वो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करती थी। कुछ सिर्फ विलेजेस के चीफ होते थे, सम ऑफ देम जो है वो डोमिनेट करते थे लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड जिसमें बड़ी बड़ी काफ़ी विलेजेस आती हैं, वाइल फ्यू जो थे वो डोमिनेट करते थे इंटायर रीजन को। तो दे कॉन्स्टेंटली कंटेंट एक दूसरे से जो है वो लड़ भड़ ही रहे थे अपनी अथॉरिटी और अपनी प्रिविलेजेस को कंट्रोल करने की। अब लैंड असाइनमेंट जो थी, जिनको भोग भी कहते हैं, वो रूलर के द्वारा गारंटी की जाती थी, जो किंग है ऑफिसर्स को। और सपोर्ट के टेम्परेरी थी, सपोर्ट्स जो है टेम्परेरी इन थ्योरी थी, वेदर रूलर वांट इट या नहीं। होएवर प्रैक्टिसेस में ये रेयरली डन होता है, एक्सेप्टली इन कुछ केसेस में जहाँ आउटराइट रेबेलियन हो गया या गद्दारी कर दी है अकॉर्डिंग टू करंट नोशन, तो ये एक सिन भी माना जाता था, एक गुनाह माना जाता था कि कैन इवन ए डिफीट ए रूलर ऑफ हिज लैंड, इट इज़ ए सिन टू डिप्राइव इवन ए डिफीटेड रूलर ऑफ हिज लैंड। कि फॉर एग्जाम्पल कि ये किसी लैंड, ये किंग है कोई, इसको दूसरे किंग ने हरा दिया, ठीक है, तो अब इसकी लैंड से इसको डिप्राइव करना एक किस्म का सिन माना जाता था, गुनाह है। एज ए रिजल्ट जो किंगडम इस पीरियड की हैं वो इंक्लूड करती थी लार्ज डोमिनेट एरिया जो है डोमिनेट किया जाए, डिफीटेड और सबऑर्डिनेट रूलर्स थे जो कॉन्स्टेंटली लुक आउट फॉर रीअसर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल इसको हरा दिया इसको, है ना, लेकिन क्या है, हरा के भी ये इसके अंडर, ये इसकी सुजर्निटी के अंडर ही रहेगा, ठीक है, ये अपना यहाँ कुछ इन्फ्लुएंस डालेगा लेकिन इसकी सुजर्निटी के अंदर, मतलब ये किंग जो है इनडायरेक्टली इस एरिया को रूल कर रहा है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। और ये हमेशा इस कोशिश में होता था कि कैसे करके मैं इससे अपना पीछा छुड़ाऊँ और फिर से एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और जो टेरिटरी थी वो दोबारा से मैं फिर से रूल करने लगूँ। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो थे वो लुक्ड अपॉन एज ए, वो अपनी असाइनमेंट्स को एज ए हेरिडेटरी देखते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें हेरिडेटरी भी कंसीडर करने लगा, मतलब जो लैंड ग्रांट्स उनको दी गई हैं वो आगे उनके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। हमने अर्लियर चैप्टर्स में देखा है बंगाल के केस में बहुत सारी फैमिलीज हेल्ड करती थी, महामंत्रीज जो हैं 4-4 जनरेशन से। सिमिलरली जो मतलब बेस्ड ऑन टैलेंट या बेस्ड ऑन जो है उनके मेरिट पे नहीं था, बल्कि बेस्ड ऑन कहीं ना कहीं हेरिडेटरी था कि चलो मैं समझता हूँ, मैं गवर्नर हूँ तो मेरा बेटा भी गवर्नर बनेगा। तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो कंसीडर करते थे मोनोपोली अब कुछ फैमिलीज़ की कि मैं इस एरिया पे राज करूँगा। तो हेरिडेटरी चीफ थे वो ग्रेजुअली क्या करने लगे, अज्यूम करने लगे बहुत सारे फंक्शंस जो गवर्नमेंट के, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन जो है लैंड रेवेन्यू नहीं करते थे, बल्कि बहुत सारी उनके पास और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गई अपने रीजन में कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी को भी फाइन किसी पे कर सकते हैं। अर्लियर जो जनरली एक कंसिडर किया जाता था एक रॉयल प्रिविलेज जो राजकुमार और बादशाही करेंगे, बट कहीं ना कहीं सटल वे में ये चीज़ें जो है बाद में इंक्रीजिंगली जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो ये होने लगा। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं इस टाइप की सोसाइटी को फ्यूडल भी कहते हैं, ऑल्दो ये फ्यूचर जो है यूरोपियन फ्यूडलिज्म का है, सच एज वेस्लेज, सर्वडम या मैनोर्स, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे इंडिया। जो कॉमन फीचर है इन दोनों सोसाइटी का था वो था डोमिनेट करना क्लास ऑफ पीपल का, जो डिप्राइव्ड देयर इनकम फ्रॉम सरप्लस प्रोड्यूस बाय पीजेंट्स। जो मतलब ये जो चीफ्स होते थे ना, ये कहीं ना कहीं जो है ये जो पीजेंट्स इनके नीचे काम कर रहे हैं जो अपनी खेती में, इनका जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है वो ये खा जाते थे, और पीजेंट जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रह जाते थे चीफ पे। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अदर हिस्टोरियंस इसे एक मिडिवल सोसाइटी के तरह लेते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि फ्यूडलिज्म टू बी एक स्पेसिफिक फीचर है मिडिवल यूरोप सोसाइटी का, जो हमने पहले भी मेंशन किया। तो विदाउट गिविंग इनटू ए कंट्रोवर्सी फर्दर, वी में नोट दैट कि एक नई टाइप ऑफ सोसाइटी जो है वो उभर रही थी इंडिया में 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड, कि कुछ नंबर ऑफ एरिस्टोक्रेट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ एरियाज को, ठीक है, लोकल और सब रीजनलिज्म पैदा हो रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट इस एरिया के अराउंड, ठीक है। अगर कास्ट सिस्टम देखें, ब्राह्मण और राजपूत, तो कास्ट सिस्टम जो था ना, अगर हम विच हैज़ बिन जो एस्टेब्लिश बहुत पहले का हुआ वर्ना सिस्टम जो है बेसिस ऑफ सोसाइटी था, और वो कंटिन्यू होता रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है विद इन कास्ट सिस्टम आई, ठीक है।
जो कंसिडरेबली अब और स्ट्रेंथन किया, जिन्हें पोजीशन ब्राह्मण्स की कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन की। हमने बहुत सारे देखा है जो रूलर सिंध के थे, जो खुद ब्राह्मण्स थे, या रूलर जो बंगाल के या साउथ इंडिया के थे, जिन्होंने ब्राह्मण्स को इनवाइट किया और लार्ज स्केल रेंट फ्री लैंड दी, रेवेन्यू फ्री लैंड, कि कोई आपसे हम रेंट नहीं लेंगे, खाली आप रहो आके इन ज़मीनों पे, आप इनके मालिक हो। ये ब्राह्मण्स नॉट ओनली इन्होंने सिर्फ कल्टीवेशन एक्सपेंड नहीं किया, लेकिन ये लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह एक्ट करने लगे, मिनिस्टर और अकाउंटेंट्स की तरह। ये लैंड इनको मिली, इनमें इन लोगों को जो है ब्राह्मण्स जो है ऊपर यहाँ पे अब ये एक्ट करने लगे, यहाँ पे ये इन्होंने जो है अपने सर्वेंट्स लगाए, अब यहाँ से इनसे टैक्स लेने लगे, इनको रेंट पे ज़मीन देने लगे। तो ये ब्राह्मण्स जो है दिन ब दिन इनकी पावर जो है और इंक्रीज़ हुई। बहुत सारे लोगों ने, इन ब्राह्मण्स ने एक्टिव रोल प्ले किया मिलिट्री अफेयर्स में भी, एजुकेशन और प्रोडक्शन में भी, लिटरेरी वर्क का जो एक और इम्पोर्टेंट जो है फील्ड है उनकी, इम्पोर्टेंट जो है फील्ड ऑफ देयर एक्टिविटीज़ थी। जैसे स्मृति जो राय लिखी गई, जो मनु स्मृति इस पीरियड में लिखी गई, वो रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं जो ग्रोइंग जो इंपॉर्टेंस है ब्राह्मण्स का, और अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे थे। कुछ बहुत सारे ये भी आर्ग्यू करते हैं जो एंशिएंट कास्ट थी क्षत्रिय, वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे आके डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गए, और वैश्या कहीं ना कहीं जो वैश्यास थे वो और नीचे गिर गए शूद्रास की पोजीशन तक। ठीक है, द ट्वाइस बोर्न और प्रिविलेज्ड सेक्शन इन सोसाइटी वेयर ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं जो है सबसे जो टॉप ऑफ हायरार्की में हो गए। बट दिस वेन ऑफ थिंकिंग जो है शास्त्रा की, वो दैट डिड नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट नहीं करती सोशल रियलिटी के, सोसाइटी की एक्चुअल रियलिटी क्या थी। हम ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं कि बहुत सारे मर्चेंट्स, हिंदू, जैन्स, और राइज हुआ जो पावरफुल क्लासेस का लैंड चीफ का, वो बड़े रिच थे। ठीक है, पावरफुल क्लासेस और भी थी। इन दिस कनेक्शन एक और नई सेक्शन का राइज होता है, वो है राजपूत। इस पीरियड में खासकर राजपूत को कंसिडर किया जाता था जो लीडर्स होते थे क्लैन के, जो डोमिनेट करते, बड़ी बड़ी जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो लीडर्स है क्लैन के। बट मोस्ट ऑफ देम वे रिलेटेड टू द रूलर्स बाई टाई बाई ब्लड, कि राजपूत जो हैं वो ज़्यादातर राजपूत कि ये ज़्यादातर जो ब्लड लाइन है, किसकी ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं, जो रूलर्स हैं उस एरियाज़ के, किंग के, ज़्यादातर उनको राजपूत कंसिडर किया जाता है, और ये जॉइंटली उनके साथ रूल करते हैं। बट एक गुड डील ऑफ कंट्रोवर्सी बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में ये भी है, ओरिजिन इन राजपूत का कैसे हुआ। कुछ ये कंसिडर करते हैं कि ये मिक्स ओरिजिन के हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ डिसेंडेंट है फॉरेन के जो शाकाज और हुनाज थे, है ना, और इंडिजिनस ट्राइब है, और इवन जो ब्राह्मण से उनसे मिलजुल के ये एक जो है इनका ओरिजिन हुआ है राजपूत का। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो ट्रेडिशनली जो है, जिनकी नंबरिंग जो है 36 बताई जाती है, वो ट्रेस करते हैं अपना जियोनोलॉजी जो है टू सोलर एंड लूनर फैमिली, जो क्षत्रिय हैं, जो मेंशन किए जाते हैं महाभारत में। और मॉडर्न डे स्कॉलर्स ये एम्फसाइज करते हैं प्रोसेस में कि ये पीपल जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो अपनों आपको लेजिटिमाइज करने के लिए न्यूली एक्वायर पावर, जो पोजीशन उन्होंने ली है, जो किंग्स की, जो लॉर्ड्स की, जो चीफ्स की, उनको कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करने के लिए अपने आप को जो है क्षत्रिय स्टेटस दे रहे हैं, कि हमारे पास डिवाइन राइट है रूल का। वो हमने थ्योरी पढ़ी है ना। तो कभी ना समटाइम एक मिक्स्ड ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस भी जो है सॉर्ट क्लेम किया जाता है। ठीक है, कि हम डिसेंडेंट है महाभारता के, हम जो है सूरज के डिसेंडेंट, वो ना सोलर एंड लूनर फैमिली जो क्षत्रिय है, तो अपनी पोजीशन को जो है सोसाइटी में ताकतवर बनाने के लिए स्कॉलर्स ये भी कंसिडर करते हैं जो ये पार्ट जो है ना एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है सोशल ग्रोथ का। कुछ एरियाज़ में जैसे राजस्थान के जो ट्राइबल लैंड्स जो कॉलोनाइज की गई ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है, ट्रेडर और वॉरियर्स जो इस ज़मीनों में आके जो है सेटल हुए, बहुत सारी एरियाज़ में वो अकम्पनीड बाई इंट्रोड्यूसिंग एक सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो इरीगेशन, वेल्स, बर्न्स एट्सट्रा, तो ब्रिंगे एक सुपीरियर क्रॉप्स पैदा हुई। जब अच्छी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ आई, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आई, तो इस प्रोसेस में कुछ कल्टीवेटर्स भी राजपूत बन गए जब उनके पास पैसा वैसा है। ठीक है, वाइल सम कुछ शूद्रास ही रह गए। तो इन्हीं राजपूत का अगर हम जो है ओरिजिन निकालने की कोशिश करें, हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, तो बड़ा जैसे संस्कृतराइजेशन होता है ना, वैसे ही इनको राजपूताइजेशन कहा गया कि ग्रोथ और एग्रीकल्चर एग्रियन इकोनॉमी की जब प्रॉस्पेरिटी आई तो पॉलिटिकल पावर को इन्होंने हथियाने के लिए सम सेक्शंस में इन्होंने ये टाइटल लिया, और ब्राह्मण्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस प्रोसेस में। थोस देर वर अग्निकुल
लेजेंड्स जो ट्रेस करती हैं कि 11th सेंचुरी में सागास की जो वैश्यता की जो प्रोड्यूस करते हैं कि 4 राजपूत क्लैंस थे, प्रतिहारस, सोलंकीस या चालुक्यस, परमार्स या पावार्स और चमानास जिसको चौहान्स भी कहा गया, कि ये जो है सेक्रीफिशियल फायर से निकले हुए हैं। अब इस पीरियड में ब्राह्मण्स ने बहुत सारी जियोनोलॉजीज लिखी रूलिंग फैमिलीज के ऊपर, उनकी जो है हिस्ट्री को ट्रेस बैक किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है इन राजपूत को लिंक किया किससे, क्षत्रिय फैमिली से, जो एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली होती है। तो जो गुर्जर प्रतिहारास थे, जो ओरिजिनेट हुए थे गुर्जर स्टॉक से, मतलब जो हम बताते हैं ना वो हर्डर्स एंड गैदरर्स है ना, नोमैडिक लाइफ वाले, उनको लिंक कर दिया लक्ष्मण से, जो एक्ट करता था एज ए डोर कीपर, राम को प्रोटेक्टर, प्रतिहार्स। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं राजपूत एक बने। तो जो ब्राह्मण और राजपूत अलायंस है वो बहुत सारी पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बनी। राजपूत एक्ट करते थे एज ए चैंपियन, जो नई एक्सपेंशनिस्ट हिंदुइज्म था, वो एक सिंबलाइज करते थे पावर को बाय बिल्डिंग जो ग्रैंड टेम्पल्स बनाए बड़े बड़े। ब्राह्मण प्रीस्ट जो है उनको लार्ज नंबर पे लैंड ग्रांट्स दी, गिफ्ट थी, इंडोटमेंट दी। इससे ब्राह्मण्स ने उनकी पावर को जो है और कंसोलिडेट किया, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, ये जो कास्ट और जाति जो है ना वो इतनी रिजिड नहीं थी जितना हम बिलीव करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो राइज हो सकता था वर्ना स्केल में ऊपर की ओर, जैसे राजपूत जो है कितना ऊपर चले गए पावर हायरार्की में, और गिर भी सकते थे। समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई कि नई कास्ट वर्ना स्केल में। एज ए इंस्टेंस जो है ये क्षत्रिय कास्ट जो थी, जो जिसका मेंशन जो है और प्रोमिनेंटली होने लगा इस पीरियड में, जो कहीं ना कहीं अपना रेलेवेंस खो चुकी थी बीच में, वो और उसका मेंशन होने लगा। इट सीम्स कि ओरिजिनली पीपल जो डिफरेंट कास्ट के थे, इंक्लूडिंग जो ब्राह्मण्स एंड शूद्रास थे, हु वर्कड, जो रॉयल एस्टेब्लिशमेंट में गट्ठे काम करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा, उन्हें क्यास्था कहा जाने लगा। इन कोर्स ऑफ टाइम वो एक और डिस्टिंक्टिव कास्ट जो है यहाँ से निकले। हिंदुइज्म जो है वो एक्सपैंड हो रहा था रैपिडली इस पीरियड में। इट नॉट ओनली अब्जॉर्ब, इसने अब्जॉर्ब नहीं किया लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट और जैन्स को विद इन इट्स फोल्ड, बट ऑल्सो जो है बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब को भी अपने अंदर जो है एसिमुलेट कर लिया। फॉरनर जैसे हून्स जो थे वो हिंदुआइज्ड हो गए, एक नई सेक्शन फॉर्म हुई, नई कास्ट, सब कास्ट और ट्राइबल्स की, जो ऑफ्टन कंटिन्यू करने लगे अपने कस्टम, अपने रिचुअल मैरिज के, अपनी सेरेमनीज। इवन देयर ओल्ड जो ट्राइबल गॉड्स थे और गॉडेसेस थे वो भी अब ऑफन मेड एक सबऑर्डिनेट हो गए हिंदू गॉड्स के अंदर ही। तो जो सोसाइटी और रिलीजन था ना वो मोर और मोर कॉम्प्लेक्स हो गया इस पीरियड में। देखो जैसे जैसे लैंड ग्रांट्स दी गई ब्राह्मण्स को, दी गई लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को, अब लैंड ग्रांट्स बड़ी ट्राइबल एरियाज में भी दी गई, और बहुत सारे ये जो लोग, जो ट्राइबल लोग थे, ये अब जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि ये लैंड ग्रांट्स इन ब्राह्मण्स के अंडर में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल लोग थे, ये जो है कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण जो हिंदुइज्म फोल्ड के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गए। और जो इनके गॉड्स थे वो भी हिंदुइज्म के अंडर ही आ गए, सबऑर्डिनेट गॉड्स बन गए। उनके कल्चर वैसा ही रहा चाहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल लोग जो बड़े अलग रहते थे वो भी इसी फोल्ड में आ गए। तो इन लैंड ग्रांट्स का बड़ा योगदान है इसमें, समझे। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरे आते हैं शूद्रा, दलित और स्लेव्स। हमने क्षत्रिय और राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम शूद्रा, दलित और स्लेव्स की देखते हैं क्या कंडीशन। देखो अकॉर्डिंग टू लागिवर जो यज्ञवाल किया है, इट इज़ पॉसिबल कि ब्राह्मण्स हैव फूड विद हिज फार्मर, बार्बर, मिल्कमैन और फैमिली फ्रेंड। इन लोगों के साथ ब्राह्मण जो है खाना खा सकता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियन जो DC सिरकर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कास्ट सिस्टम का इस पीरियड में वाज ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ सोशल पोजीशन ऑफ शूद्रा, कि पोजीशन ऑफ शूद्रास कहीं ना कहीं एलिवेट हुई थोड़ी थोड़ी। ऑल्दो लेकिन वे अलाउड नहीं थे कि वो वेदास पढ़ सकते हैं
ठीक है, दे बिकेम एलिजिबल कि वो समर्था जो रिचुअल्स है लाइक बर्थ, डेथ, नेम गिविंग एटसेट्रा वो कर सकते हैं, लेकिन वो वेदास नहीं स्टडी कर सकते एटसेट्रा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ ना, तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे ना वो भी अब इस कैटेगरी में इंक्लूड हुए शूद्रास की। जो जाट थे, जो एक पेस्टोरल नोमैडिक जो ट्राइब थी सिंध में, वो ग्रेजुअली मूव हुई पंजाब की तरफ, और वो भी अब खेती करने लगे, और उसके साथ साथ वॉरियर भी थे। ऑल्दो वर्ना सिस्टम जो है ना वो क्लासीफाई करता है शूद्रास को, वो उनको वर्ना सिस्टम में शूद्रास क्वालिफाई किया गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उनको हायर सेक्शन फॉर्म्ड है, हायर सेक्शन वर्ना में, वो शूद्रास में भी, और उन्हें कंसिडर किया जाने लगा एज पर राजपूत। तो जाट्स शूद्रा में आते हैं, बट उन्हें जो है एक हायर सेक्शन और राजपूत के बराबर देने लगा। जो मैरिजेस थी हाई कास्ट और शूद्रास के बीच में वेर फाउंड अपॉन, बट दे एग्जिस्टेड। उन्हें मतलब दूसरी नज़र से देखा जाने लगा, बट दे existed is shown by dubbing the marriage of a higher caste men with a lower caste women as annulum according to norm। और मैरिज जो लो कास्ट मेन की या हायर कास्ट वुमेन की थी वो अगेंस्ट नॉर्म था। मतलब हायर कास्ट जो मेन है वो लो कास्ट वुमेन के साथ तो कर सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो मैरिज थी लो कास्ट जो मेन की है, लो कास्ट मेन की, वो हायर कास्ट वुमेन के साथ नहीं हो सकती। नहीं, जो ओरिजिन था नई कास्ट्स का, न्यू कास्ट्स जो हैं, जो ऑफन कंसिस्ट ऑफ जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, जैसे पोटर्स, ये वीवर्स, जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, बार्बर्स हो गया, जो नाई हो गया, या ट्राइबल लोग थे, वो एक्सप्लेन किए गए एज ए रिजल्ट ऑफ वो कैसे एक्सप्लेन हुए, ये मिक्स्ड मैरिजेस की वजह से, एज कम्पेयर टू शूद्रास जो पोजीशन जो दलित की है वो और डिटोरिएट होगी और ख़राब होगी। शूद्रास के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो और बुरी हुई। दलित जो हैं इंक्लूडेड थे फॉलोइंग प्रोफेशंस में, जैसे स्कैवेंजिंग, यानी कूड़ा कचरा गंद उठाना, स्किनिंग डेड एनिमल्स की चमड़ियाँ उतारना, जूते बनाना, हंटर्स शिकारी। तो ये पीपल्स जो थे ना अंत्याया थे, मतलब अनटचेबल्स, इनको छू छात नहीं करनी, एक गंदगी है, मतलब पोल्यूटेड है, उन्हें फिफ्थ सोशल ग्रेड, मतलब जो 4 वर्ना सिस्टम उससे बाहर थे, आउटसाइड थे 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम के। और दे वर ऑफन रिक्वायर्ड टू लिव, उन्हें जो है हैबिटेट एरिया से बाहर, जो यहाँ पर कास्ट रहती है उनसे दूर रहने की इजाज़त थी, उनके पास नहीं। ठीक है, देर इज इवन ए डिस्कशन उन इन स्मृति में एक जगह पे है कि वेदर जो शेडो है ऑफ याया वो पल्यूटिंग है या नहीं, मतलब जो ये जो अनटचेबल्स हैं क्या इनका साया भी जो है वो पल्यूटेंट है या नहीं है। कुछ पार्ट्स में कंट्री के जो चंडेलाज हैं उन्हें रिक्वायर था कि वो लकड़ी के बोर्ड को, स्टिक को हिट करेंगे एज दे वॉक, ताकि अपर कास्ट लोगों को जो है पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, ताकि वो उनके कांटेक्ट में ना आए, ज़मीन पे मारते हुए आएंगे। सोचो क्या कंडीशन रही होगी। कुछ एरियाज में, इन सम एरियाज ऑफ कंट्री, ये सेक्शंस जी थी वे नॉट अलाउड टू ओन देयर, अपनी कल्टीवेशन की लैंड भी नहीं ओन कर सकते थे, उनके पास ओनिंग राइट भी नहीं थे। स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी इस पीरियड में। प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे, जो जंग में पकड़े गए हों, जो कर्जेदारी हों, जो अपना पैसा नहीं पे कर सकते, उन्हें जो है ये गुलामी में, स्लेवरी में बेच दिया जाता था। फेमाइन के टाइम बहुत से फार्मर्स जो हैं वो अपनी वाइफ्स को बेच देते थे, अपने आप को भी और अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को खाने के लिए बेच देते थे। तो वुमेन वेर ऑल्सो परचेज्ड, डोमेस्टिक कामों के लिए, कंपनी के लिए उन्हें खरीदा जाता था। बट लेकिन कोई सिस्टमेटिक स्लेवरी रेड्स नहीं होती थी जैसे टर्क्स में होती थी। इन जनरल स्लेव्स को ट्रीट किया जाता था बेटर देन पीपल फ्रॉम जो अनटचेबल्स है ना, जो डिस्पाइज्ड क्लास है, उससे स्लेव्स को जो है बेहतर ट्रीट किया जाता था। स्लेव्स को फाइटिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, जंग मंग लड़ने के लिए। दे कुड फाइट बिकॉज वी आर टोल्ड कि अगर स्लेव को अपने मास्टर की लाइफ को बचाना है तो वो लड़ सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। बचा जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा और इंटाइटल के वो अपनी मास्टर की प्रॉपर्टी में से उसे कुछ हिस्सा मिलेगा। एक फीमेल स्लेव अगर अपने मास्टर का बच्चा बेयर करती है तो वो फ्री हो जाएगी। इन जनरल जो एमेंसिफिकेशन है स्लेव्स का, उसे एक गुड डीड, एक अच्छा काम माना जाता था।
और वो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कैसे करने हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन देखें, अगर बहुत बुरी कंडीशन थी ऊपर। अब यहाँ देखते हैं, एज अर्ली पीपल वुमेन को जनरली कंसीडर किया जाता है कि एक मेंटली इन्फीरियर रेस है ये, कि मेन के कंपैरिजन में ये एक इन्फीरियर रेस है। उनकी ड्यूटी थी कि वो ओबे करेंगी अपने हस्बैंड को ब्लाइंडली, ठीक है, जो उनका हुक्म होगा वो उन्हें आंख बंद करके उन पर यकीन करना है, ठीक है। और राइटर इलस्ट्रेट करते थे वाइफ की, कहानियाँ लिखी हुई हैं वाइफ की पर्सनल सर्विसेज क्या है अपने हस्बैंड के, है ना, वो शैम्पू करेगी, उसके पाँव धोएगी, है ना, और बाकी सर्विसेज एक सर्वेंट की तरह। बट ही एडिड कि कंडीशंस है कि हस्बैंड को भी फॉलो करना पड़ेगा एक राइचियस पाथ, शुड बी फ्री फ्रॉम हेट्रेड एज वेल जेलसी टूवर्ड वाइफ, कि कोई उसको जेलसी और नफरत नहीं होनी चाहिए। वुमेन को कंटिन्यूडली डिनाई किया गया कि वो वेदास नहीं पढ़ सकती। फर्दर मोर जो मैरिजेबल एज है वुमेन की वो और कम हो गई थी इस पीरियड में। ये हम 1800 से जो है 1200 के बीच की बात कर रहे हैं। देर बाई डिस्ट्रॉय कर दिया कोई भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन की, ठीक है। ओमिशन फ्रॉम ऑल रेफरेंस टू, कोई वुमेन टीचर्स का नहीं है रेफिनेशन डिक्शनरीज में रिटर्न ड्यूरिंग इस पीरियड में। शो करता है कि एक पूर स्टेट थी वुमेन्स की हायर एजुकेशन में अमॉन्ग वुमेन। वो अगर कुछ सोर्सेज जो है ड्रामेटिक वर्क इस पीरियड का वो दिखाता है कि कैसे कोर्ट लेडीज और इवन क्वीन ने जो है मेड इट वांटिंग फॉर केपेबल ऑफ कंपोजिंग कुछ एक्सीलेंट संस्कृत और प्राकृतिक वर्स लिखे। वेरियस स्टोरीज जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं जो स्किल्स हैं प्रिंसेस की फाइन आर्ट में, स्पेशली पेंटिंग और म्यूज़िक में। डॉटर्स जो है हायर ऑफिशियल की, कोर्टसेंस की या कंक्यूबाइंस की जो है उन्हें बड़ी हाई स्किल है वेरियस आर्ट में, इंक्लूडिंग जो पोइट्री है। लेकिन रेयर इंस्टेंस और ज़्यादातर रॉयल फैमिलीज़ में ही ऐसा कुछ। एज फॉर मैरिज जो है वो स्मृति लिखती है कि गर्ल वेर टू बी गिवन अवे बाय देयर पेरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 और बिटवीन देयर 11th ईयर एंड अटेनिंग प्यूबर्टी। तो ये एज जो है स्मृति के अकॉर्डिंग थी मैरिज की कि लड़कियों को दे देना चाहिए। और उनकी कंडीशन देखो, री मैरिज हो सकती है कुछ कंडीशंस के अंदर जहाँ हस्बैंड जो है डिजर्टेड, वॉज नॉट हर्ड ऑफ, ठीक है, सुना ही नहीं कहाँ चला गया, है ना, या फिर मर गया, या फिर एक नई लाइफ उसने अडॉप्ट कर ली है, ठीक है, और हैड बिकम आउटकास्ट। तो इन जनरल वुमेन वेयर डिस्ट्रस्टेड, उन पे यकीन नहीं था, उन्हें दे वर टू बी केप्ट एट सेक्लेशंस एंड देयर लाइफ वर टू बी रेगुलेटेड बाय मेल रिलेशनशिप्स, फादर ब्रदर हस्बैंड और सन। हाउएवर विद इन होम्स दे वर ऑनर्ड, घरों में उनकी इज्जत होती थी। देयर हस्बैंड जो है वेयर अबेंडेंड इवन ए वाइफ गिल्टी ऑफ ऑफेंस बिहेवियर। तो शी वाज टू बी गिवन, उन्हें मेंटेनेंस दिया जाता था, एलिमनी। विद द ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जो है इन लैंड, जो प्रॉपर्टी राइट्स है वुमेन के वो भी इंक्रीज हुए हैं, ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जैसे लैंड पे। तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व जो प्रॉपर्टी है फैमिली की, है ना, वुमेन को भी दिया जाने लगा राइट के वो इनहेरिट कर सकती है अपने मेल रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़, कुछ रिजर्वेशंस के साथ। विडो जो है वो इंटाइटल थी कि वो इंटायर ईस्टेट जो है अपने हस्बैंड की खुद इनहेरिट कर सकती है अगर वो मर जाता है बिना किसी जो है मेल एयर के, मतलब सनलेस बेटे के। डॉटर के पास राइट था कि वो सक्सीड कर सकती हैं प्रॉपर्टी विडो की। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म ने स्ट्रेंथ किया कि कंसेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ इंक्रीज हुआ। अब जो प्रैक्टिस थी सती का वो कोई वाज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर सम राइटर्स बाय सम राइटर, और कुछ ने कंडेम्ड भी किया इसको। अकॉर्डिंग टू अरब राइटर सुलेमान, जो वाइफ ऑफ किंग जो है वो अपने आप को जला देती है फ्यूनरल प्रेयर पर अपने हस्बैंड की, लेकिन वो उनके पास जो है इजाज़त थी कि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं ये ऑप्शन के नहीं। इट अपेयर के ग्रोथ के साथ जो है विद द ग्रोथ ऑफ प्रैक्टिस लार्ज नंबर ऑफ जो वुमेन्स हैं वो बीइंग मेंटेन्ड बाय लीडिंग चीफ्स। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स मतलब एक दो नहीं, काफ़ी सारी है ना, उनके महलों में रहती थी। और विद रिजल्टेंट डिस्प्यूट्स जो है अबाउट प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ राइट ऑफ सती जो है वो टू स्प्रेड। अब अपर क्लास वुमेन जो है वो सेक्लूशंस में रहती थी, मतलब जनरली जो है वो पब्लिक से दूर रहती थी, प्राइवेट प्लेसेस पे, अंदर घरों में। होएवर कोई सिस्टम पर्दा का या वेलिंग का वुमेन नहीं था। अबू जैद जो 10th सेंचुरी में अरब ट्रैवलर जो है ये नोट करते कि जितने भी जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो होल्डिंग कोर्ट्स हैं, वो वुमेन्स को अलाउड किया जा रहा है कि बिना पर्दे के वो प्रेजेंट हो सकती हैं सारे मेंस के सामने, चाहे नॉट
एक्सक्लूडिंग इवन फॉरेनर्स भी। तो इन उड़ीसा कश्मीर बहुत सारी वुमेन्स ने रूल भी किया है एज ए क्वीन देयर ओन राइट। और अमोंग दीज जो है प्रभाती गुप्ता जो है वाकाटाका डायनेस्टी की, जिन्होंने रूल किया 13th सेंचुरी में, ठीक है, मदर ऑफ जो युवराजा थी क्वीन दीता, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया 50 साल के लिए। तो हमें हमारे पास लिटरल इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डिनरी वुमेन्स की लाइफ के बारे में बहुत कम लिखा गया है इस दौर में। उन्होंने शायद वर्क हार्ड किया होगा अपने मेन के साइड बाय साइड, इन एडिशन टू लुकिंग आफ्टर, अपने घर और बच्चों को देखते हुए अपने जो है मेन के साथ जो है अपने साथ साथ में उसके काम भी किया होगा, खेती भी की होगी डेली लाइफ में, ठीक है, बिजनेसेस भी संभाले होंगे, ठीक है। अगर ड्रेस, फूड और अम्यूजमेंट की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग में मैन या वुमेन के इस पीरियड में नहीं था। धोती साड़ी रिमेन एक नॉर्मल ड्रेस था मैन का। बाकी थोड़ा जो है चेंजेस जो है एरिया के हिसाब से आए होंगे। अकॉर्डिंग टू रजत रंगनी, जो हर्षा ने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, एक जनरल ड्रेस जो एक किंग का भी फिटिंग है, लॉन्ग कोट है ना। और उन्होंने कहा कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है हैविंग वॉन एक शॉर्ट कोट पहने, ठीक है, इंकर्ड द किंग डिस्प्लेजर। वुलन ब्लैंकेट्स जो है विंटर्स में यूज़ होते थे। तो क्लोथिंग में जो है इतनी कोई चेंजेस जो है लार्ज नंबर पे नहीं आई। अब ये पढ़ लेना। एजुकेशन, साइंस और रिलीजन, अगर इस पीरियड का हम देखें, जो सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है वो हैज़ बिन ग्रेजुअली डेवलप्ड इन अर्लियर पीरियड और कंटिन्यू डेवलप होता रहा इस पीरियड में बिना किसी मास चेंज के। कोई आइडिया नहीं है हमें मास एजुकेशन क्या बच्चों पूरे जो है पॉपुलेशन को पढ़ाया जाता था या नहीं। पीपल शायद खुद ही सीखते थे, लर्नड व्हाट दे फेल्ट नीडेड अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। रीडिंग और राइटिंग ज़्यादातर वो स्मॉल सेक्शन जो मोस्टली ब्राह्मण से वहीं कन्फाइंड था, और कुछ सेक्शंस जो है अपर क्लास स्पेशली जो क्षत्रिय है वो पढ़ सकते हैं। समटाइम टेम्पल्स जो है वो अरेंज करते थे एजुकेशन और हायर लेवल की एज वेल। जनरली स्टूडेंट को जाना पड़ता था अपने हाउस से टीचर के घर पे, और वहाँ वो रहता था विद हिम, और वहीं पे वो गेटिंग इनिशिएशन हायर एजुकेशन। कुछ केसेस में उन्हें फ़ीस भी पे करने की पड़ती थी, गुरु दक्षिणा या गिफ्ट देना पड़ता था जब वो एजुकेशन उसकी ख़त्म हो जाती थी। स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली थोज हु वेयर टू पुअर टू पे फीस, वो उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कुछ पर्सनल अपनी जो है सर्विस देंगे अपने टीचर्स को, मतलब उनके घर काम काज कुछ करवाया जाएगा खेती में, है ना। तो मेन सब्जेक्ट जो स्टडी वो वेदास और ग्रामर पढ़ी जाती थी, लॉजिक और फिलॉसफी जो है वो भी पढ़ा जाता था, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इंक्लूड किया गया, पॉलिटिकल मोरालिटी जो पॉपुलर थी नोबिलिटी के अंदर, तो वो नोबल्स के लिए था। नोटेबल कंट्रीब्यूशन इस ब्रांच में जो स्टडी ऑफ जो था वो कामाधाका जो है, नित्य सरा, तो जो क्यास्थास थे जिनकी अपना सिस्टम था, टीचिंग का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंटिंग का, साइंस का, इंक्लूडिंग जो मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये होता था। जो अरब एस्ट्रोनॉमर है अबू महाशिर ऑफ बल्क जो है वो स्टडी करते आए थे बनारस में 10 साल के लिए 9th सेंचुरी में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो गिविंग ऑफ एजुकेशन, क्राफ्ट या प्रोफेशन की, वो जनरली जो है वो गिल्ड के हाथ में होती थी या इंडिविजुअल फैमिली जो है वो सिखाएगी। एक पोटर का बेटा पोटर है, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ ए मोर फॉर्मल काइंड जिसका ग्रेटर एम्फसाइज हो, जैसे बुद्धिस्ट वरहाराज में, नालंदा में, बिहार में, विक्रमशिला में या उधंतापुर में, तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी थी। तिब्बत में जैसे डिस्टिंक्ट प्लेसेस में लोग पढ़ने जाते थे, नालंदा ने ग्रांट किए थे 200 विलेजेस। कश्मीर एक और इम्पोर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का, बहुत से सवाए सेक्ट्स थे जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे, जहाँ कश्मीर में इस पीरियड में बड़ा फ्लोरिश हुआ। मदुराई एक एरिया है, अच्छा सिंगरी, तो इन एरियाज़ में जो है एजुकेशन उस हिसाब से जो है कलेक्ट। बहुत सारे रीजंस भी हैं स्टैग्नेशन के। अगर हम रीज़न देखें कि इतनी स्टैग्नेंट क्यों थी इंडियन साइंस इस पीरियड में, तो एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है जो ग्रोथ ऑफ साइंस हुआ है वो क्लोजली कनेक्ट है होता है किस तरह से सोसाइटी एज ए होल ग्रो कर रही है, जैसे हमने अर्लियर पीरियड में देखा है। तो अनदर रीज़न जो क्या था कि इंडियन जो थे वो आइसोलेट कर लिया था अपना जो है करंट जो साइंटिफिक थॉट्स थे इंडिया से बाहर से आ रहे थे, उनसे अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। जैसे ये रिफ्लेक्ट करता है अलबुरानी की राइटिंग में कि साइंटिफिक स्कॉलर जो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं अबाउट 10 ईयर्स, ठीक है। ड्यूरिंग इस अर्लियर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी थ्रू ए ग्रेट एडमायरर जो इंडियन साइंस को लर्निंग का था अलबुरानी, उसने ये नोट किया इंसुलर एटीट्यूड ऑफ लर्निंग पीपल ऑफ कंट्री, कि ब्राह्मण्स जो हैं ही सेज दे आर हाउटली फुलिश, वेन एंड सेल्फ कंसीट सॉलिड, कि वो उनका ग्रेटर पॉसिबल जो है थोड़ा जो है अलग था, वो ये चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते थे, ठीक है। रिलीजन मूवमेंट और बिलीफ अगर देखें तो ये पीरियड कहीं ना कहीं यहाँ हिंदुइज्म का रिवाइवल और एक्सपेंशन होता है, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है। ये 800 और 1200 के बीच की बात हो रही है हमारे, ठीक है।
नॉट ओनली के वेयर द टीनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैलेंज्ड एट द इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी इनको चैलेंज हुआ, बट ऑन ओकेजन बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स को प्रोसिक्यूट भी किया गया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो पांड्या किंग था मदुराई का, उन्हें उसने एक्सिक्यूटेड लार्ज नंबर ऑफ जैन मॉन्क्स को मारा। ठीक है, इन कुछ इंस्टेंटेंस पे उनके टेम्पल्स को टेक ओवर कर लिया। तो जो टेम्पल्स थे और पूरी जो कभी कभी जो पूरी का जो बुद्धिस्ट टेम्पल था, जो टेम्पल नियर कुतुब मीनार, जो कभी जैन टेम्पल था, उन्हें विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। वी डू नॉट नो हाउ वाइड स्प्रेड सच इंस्टेंट, कितनी ज़्यादा ये चीज़ें फैली हुई थी या कितनी दूर तक, कितनी ज़्यादा कितनी कम थी, बट हुएवर दे वर नॉट पार्ट ऑफ मिसप्लेस रिलीजियस फिलोसफी ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन, जैसे अर्लियर अरब और टर्किश इन्वेडर करते थे। बट ये जो है ना थोड़े रिलीजियस लाइन पे थे। ड्यूरिंग इस पीरियड पे बुद्धिज़्म जो है वो ग्रेजुअली जो है ईस्टर्न इंडिया में कहीं कन्फाइन रह गया, जो पाला रूलर जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया। पाला के डिक्लाइन के बाद 10th सेंचुरी के बाद ये बहुत बड़ा ब्लो था बुद्धिज़्म के लिए, और कहीं ना कहीं वो ईस्ट से भी वैनिश हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बुद्धाज ने जो है वो प्रैक्टिकल फिलोसफी प्रीच की थी कि मिनिमम प्रीस्टहुड, स्पेकुलेशन अबाउट गॉड, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाद में जो है ना ये तांत्रिकिज्म, ये जो है आइडल वर्शिप, ये जो है इसमें इंक्लूड हो गया, और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया। बाद में पहले पाली लैंग्वेज में होता था, बाद में बुद्धिज्म का बाकी लिटरेचर जो है संस्कृत में आने लग गया। तो जो चीज़ जो है हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिज्म को छोड़ के जो लोग बुद्धिज्म में जा रहे थे, जो चीज़ पाने के लिए, अब वो चीज़ वहाँ मिल नहीं रही थी। ठीक है, ये नहीं कि बुद्धिज्म जो है एकदम से डिक्लाइन हो गया, बट बुद्धिज्म ने कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म फोल्ड के अंदर ही आ गया। जैनिज्म पॉपुलर ला, पर्टिकुलरली जो ट्रेड कम्युनिटीज़ हैं या चालुक्य रूलर्स हैं जो गुजरात के, उन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। इट वॉज ड्यूरिंग इस टाइम के कि मोस्ट मैग्निफिसेंट जो जीन टेम्पल है, जो दिलवाड़ा टेम्पल है माउंट आबू पे, वो भी बना। परमार रूलर जो मालवा के, उन्होंने बहुत सारी ह्यूज इमेजेस जैन सेंट की बनाई और महावीरा की, जिन्होंने वर्शिप किया जाता है एज ए गॉड। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो जैनिज्म है वो उसका जो हाई वाटर मार्क था वो 9th और 10th सेंचुरी था। जो गंगा रूलर है कर्नाटका के, वो भी बड़े पैट्रोनाइज थे जैनिज्म के। ठीक है, जो कोलासल इमेज है सरावारना बेलगोला की जो सेटअप की गई, जो स्टैचू है 18 मीटर हाई और कट ऑफ रॉक कट एक ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। तो जैनिज्म के जो है ना 4 डॉक्ट्रिन थे, जो लर्निंग, फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर, इन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया जैनिज्म को लोगों में पॉपुलर करने के लिए। लेकिन फिर जो है ना जो ग्रोइंग रिजिडिटी जो जैनिज्म में जो आने लग गई सख्ती, इससे कहीं ना कहीं जो रॉयल पैट्रोनेज है वो डिक्लाइन हो, और इससे जैनिज्म भी डिक्लाइन हो। और रिवाइवल और एक्सपेंशन हिंदुइज्म ने एक और टेक प्लेस किया। शिवा और विष्णु जो है वो कहीं ना कहीं एक चीफ गॉड और मैग्निफिसेंट बन गए इस टाइम पे। मैग्निफिसेंट टेम्पल उनके नाम पे बनने लगे। अलग अलग किंग्स जो हैं वो जो है, जब गॉड्स और गॉडेसेस जो ट्राइबल्स की थी वो भी सबड्यू हुए हिंदुइज्म में। ठीक है, तो नए नए जो है ना, अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े किंग्स थे वो अब अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लगे, अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए। कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं पावर और एरोगेंस ब्राह्मण का और बढ़ा दिया। इससे जो है पॉपुलर मूवमेंट्स चली जिन्होंने ब्राह्मण्स को टारगेट किया, और लोगों ने एम्फसाइज किया ह्यूमन इक्वलिटी और फ्रीडम के। हमने ऑलरेडी देखा है ग्रोथ ऑफ तांत्रिज्म जो नॉर्थ इंडिया में हुआ, जैसे रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट। भक्ति मूवमेंट चला, जैसे सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट नैन मार्स अलवर्स जो हैं वो आए। इन सेंट्स ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है, ब्राह्मण्स की जो है मोनोपली। ठीक है, बहुत सारे जो है चीफ ऑब्जेक्ट्स जो है वर्शिप के शिवा और विष्णु के, बहुत सारे तमिल्स में, लैंग्वेजेस में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है लिटरेचर लिखा गया इनके ऊपर। तो एक फुल फोर्स में जो है इस पीरियड में जो है हिंदुइज्म का दोबारा रिवाइव हुआ। खासकर भक्ति मूवमेंट ने जो है वो काफ़ी जो है क्या किया गया, भक्ति मूवमेंट में जो बहुत सारे जो है जो सेंट्स आए, ठीक है, आइडल वर्शिप जो इस एरा में आई, उसने कहीं ना कहीं जो है हिंदुइज्म को जो है एक पीक पे ले गया। ठीक है, और बहुत सारे जो सेंट्स आए जैसे शंकराचार्य, आचार्यास, अच्छा वेदास की जो है दोबारा से जो है अद्वैत वेदा जिनको कहा संस्कृत फिलोसफीज जो इस दौर में आई, ठीक है, मीमांसा फिलोसफी वेरियस, ठीक है, समख्यास, तो वो जो है इन्होंने इस चीज़ में ऐसे रिवाइवल हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी सोशल कल्चर और पॉलिटिकल लाइफ हमने थोड़ी सी पढ़नी थी।
ठीक है। इनको इतने डिटेल वाइज मैंने इसलिए नहीं कवर किया कि यहाँ हम आर्ट एंड कल्चर में फिर से दोबारा से डिटेल वाइज करेंगे, हम थोड़े भी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और आर्टिफैक्ट्स जो है वो हम आर्ट एंड कल्चर में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।